गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है अग्निपथ स्कीम। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज करने वाली जो पिटिशंस थी उनको खारिज कर दिया है और अग्निपथ स्कीम को अपहोल्ड किया है। तो कुछ जो है पिटिशनर्स थे, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट जिसमें अग्निपथ स्कीम को अपहेल्ड किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट में आगे चैलेंज किया था डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल के जो है प्रीमाइस को साइट करते हुए। लेकिन इसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। तो उसको समझने के लिए हमें तो समझना पड़ेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल होता क्या है। बेसिकली एक इक्विटेबल डॉक्ट्रिन है, एक ऐसा लीगल प्रिंसिपल है जिसमें कहा जाता है कि एक पर्सन जो है उसने अपने प्रॉमिस को बैक ट्रैक किया है। तो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो है उस प्रॉमिस को अपहोल्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी जुडिशरी का जो बॉडी है वो ऑर्डर दे सकती है। तो 1981 के डिसीजन में छगनलाल केशवलाल मेहता वर्सेस पटेल नरनदास हरिभाई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक चेकलिस्ट दी कि कब ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगी। पहली कंडीशन ये है कि प्रॉमिस जो है वो क्लियर टर्म में होना चाहिए, कोई अनएम्बिगुअस प्रॉमिस नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो प्लेंटिफ जो कोर्ट के पास गया है उस प्रॉमिस को अपहोल्ड करवाने के लिए, उसने उस प्रॉमिस के ऊपर रीजनेबली एक्ट किया होना चाहिए, उसको फुलफिल करने की कोशिश की होनी चाहिए। तीसरा, प्लेंटिफ को उस प्रॉमिस को ना अपहोल्ड करने की वजह से जो सामने वाला पर्सन है उसकी वजह से उसको लॉस हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तभी ये प्रिंसिपल लग सकता है या ये डॉक्ट्रिन लग सकती है। जनरली जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट लॉ केसेस में जो है इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन याद रहे कि ये प्रॉमिसरी एस्टॉपल का मतलब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा है ये दो पार्टीज़ के बीच में या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में। तो ये डॉक्ट्रिन कैसे वायलेट हुई अग्निपथ के केस में? तो जो प्लेंटिफ हैं, जो पटिशनर्स हैं, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने जो है ये एडवर्टीजमेंट निकाली, गवर्नमेंट ने उनको जो है सिलेक्शन किया था आर्मी के रिक्रूटमेंट में, लेकिन उन्होंने उसको गवर्नमेंट का प्रॉमिस समझा और जो बाकी जॉब थी सीआरपीएफ बीएसएफ में उनको उन्होंने नहीं भरा, क्योंकि उन्हें तो लगा कि उनकी आर्मी में सिलेक्शन हो गई है। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको कैंसलेशन करके जो है ये अग्निपथ स्कीम ले आए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है ये प्रॉमिसरी एस्टॉपल के लिए, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें कोई ये प्रॉमिस का केस नहीं होता है, उसमें हम प्रिंसिपल ऑफ ये जो है प्रॉमिसरी एस्टॉपल जो है वो नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं किया गया है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो हम देखते हैं अग्निपथ स्कीम है क्या। अग्निपथ स्कीम जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई थी, ऑफिसर रैंक के बिलो जो है रिक्रूटमेंट करने के लिए 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जो बेस्ट अग्निवीर होंगे लगभग 25%, वो भी जो है वो जो है आपका वेरिएबल होगा, 25% को 30% भी किया जा सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा उनकी ज़रूरत है अग्निवीर की। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है? 17.5 साल से लेकर 21 साल की एज होनी चाहिए। इवन गर्ल्स को भी अलाउ किया गया है, लेकिन उनको कोई रिजर्वेशन इसके अंदर सेपरेटली नहीं दी गई है। पे और बेनिफिट्स जो हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग, 3.5 साल की जो है उनकी डिप्लॉयमेंट होगी, स्टार्टिंग सैलरी 30,000 तक होगी, और जब तक उनके 4 साल की सर्विस खत्म होगी उनको 40,000 तक की उनकी सैलरी बन जाएगी। 30% सैलरी वो अपनी सेवा निधि प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट करेंगे, उतनी ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी डालेगी। तो बाय द टाइम जब वो 4 साल बाद एक तरह से जाएंगे तो उनको लगभग 12.25 लाख रुपये जो है वो टैक्स फ्री उनको मिलेंगे। जब तक वो सर्विस में है 4 साल, तब तक उनको 48 लाख की लाइफ इंश्योरेंस, डेथ के केस में 1 करोड़ रुपये मिलेगा, और हर 4 साल बाद लगभग 25% जो है बच्चे जो अग्निवीर जो हैं उनको रिक्रूट कर लिया जाएगा। ये जो है 25% से ऊपर भी जा सकता है अगर गवर्नमेंट को अग्निवीर की ज़्यादा ज़रूरत है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वंदे भारत। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है जम्मू और कश्मीर के रूट पे भी कुछ टाइम में चलने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको हम ट्रेन 18 भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट लो कॉस्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाया गया है। लगभग 180 किलोमीटर पर आवर की तक की मैक्सिमम स्पीड जो है वो ये अचीव कर सकती है। लो कॉस्ट मेंटेनेंस है इसकी, ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन भी इसकी माइंड में रख के इसको बनाया गया है। अब अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में रेलवेज की हिस्ट्री, तो जो जम्मू कश्मीर जो प्रिंसली स्टेट था उसमें पहले ब्रिटिश के टाइम पर जम्मू और सियालकोट के प्लेन्स में जो है ट्रेन चलाई जाती थी, लेकिन पाकिस्तान के पास चला गया सियालकोट पार्टीशन के बाद, तो पठानकोट जम्मू लाइन जो है वो एक्टिवेट कर दी गई 1975 में। फिर 1983 में जम्मू और उधमपुर की लाइन भी बना दी गई, और उसके बाद धीरे धीरे जो है रेलवे का एक्सपेंशन जो है वो 1995 में उधमपुर से उसको श्रीनगर भी कर दिया गया, फिर बारामूला भी जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन चैलेंजेस भी हैं
हिमालय जो हैं वो जियोलॉजिकली अनस्टेबल हैं, सिस्मिकली एक्टिव जोन्स हैं, बहुत स्नो पड़ती है यहाँ पर, तो इसलिए जो है नॉर्मल टनल्स यहीं यहाँ पर नहीं बनाई जाती, हिमालयन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हुए हॉर्स शू शेप टनल्स यहाँ पर बनाई जाती हैं। अभी तो जो ये वंदे भारत ट्रेन होगी जो ये कश्मीर में चलाई जाने वाली है, जम्मू से कश्मीर के बीच में, ये डीजल लोकोमोटिव होगी, बट आने वाले टाइम में इसको इलेक्ट्रीफाई भी कर दिया जाएगा। ठीक है, सेफ्टी और सिक्योरिटी पे भी पूरा ध्यान दिया गया है। डेवलपमेंट के बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? एक तो टाइम कम लगेगा, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जब ये अचीव कर लेगी तो जो अभी 5 से 6 घंटे लगते हैं वो 3 से 3.5 घंटे लगेंगे जम्मू से श्रीनगर जाने में। और हैसल फ्री ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स भी आ जाएगा। ठीक है, रिलायबल कॉस्ट इफेक्टिव वे होगा, ऑल वेदर ऑल्टरनेटिव देगा ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को। 4 कार्गो टर्मिनल्स भी इसमें बनाए जाएंगे, और जिससे कि जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर बढ़ सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नेशनल करियर सर्विस, इकोनॉमी के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 35.7 लाख वैकेंसीज जो हैं वो एम्प्लॉयर्स ने रिपोर्ट की नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में पिछले साल 2022 से 23 के बीच में, और लगभग 13 लाख वैकेंसीज 2021 से 2022 के बीच में रिपोर्ट की गई। तो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल क्या है? वन ऑफ द मिशन मोड प्रोजेक्ट्स है ई गवर्नेंस प्लान के अंडर, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए। और करियर रिलेटेड सर्विसेज जैसे डायनामिक जॉब मैचिंग, करियर काउंसलिंग, जॉब नोटिफिकेशन, वोकेशनल गाइडेंस, ये सारी जो है वो सर्विसेज भी जो है नेशनल करियर सर्विस देता है। इसको किसने इंप्लीमेंट किया है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है फंड फ्लो जो होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, उसके जो है कुछ कंडीशंस को टाइटन किया है, और कहा है कि अगर आपने टाइमली जो है फंड ट्रांसफर नहीं किए, स्टेट्स को कहा गया है, तो हम आपके ऊपर पीनल इंटरेस्ट लगाएंगे। मतलब जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब फंड ट्रांसफर किए, आपको पता है ना, 60%, 40% ऐसी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, 50% की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है सेंटर स्टेट्स की इन स्कीम्स में। तो जब सेंटर ने कॉन्ट्रीब्यूशन डाल दिया अपना, उसके 30 दिन के अंदर जो है स्टेट को भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो एक सिंगल नोडल एजेंसी के पास देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देते हैं तो उनको जो है 7% पर एनम के बेसिस पर पीनल इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ठीक है, और वो पीनल इंटरेस्ट से जो है वो अमाउंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया जाएगा। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती क्या है? ये बेसिकली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दोनों द्वारा पार्शली जो है फंड की जाती हैं, और ये स्टेट्स को जो है फाइनेंशियली प्लान करने के लिए हेल्प करती हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स दोनों के हाथ में होती हैं, और जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिनको हम कोर स्कीम्स कहते हैं, वो इसके अंदर आती हैं, जैसे कि मनरेगा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। फिर कुछ कोर स्कीम्स आती हैं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एट्सेट्रा। इसमें 60 से 40 की जो है वो रेशियो होती है फंडिंग की, सेंटर 60% देता है, 40% जो है वो स्टेट देता है। ऑफकोर्स 90-10 की रेशियो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू कश्मीर और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए होती हैं। कुछ ऑप्शनल स्कीम्स भी होती हैं जिसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्लान करती है स्कीम को, और कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप भी कुछ इसमें पोर्शन हमको डाल के दो। तो 50-50% जो है वो दोनों स्टेट और सेंटर जो है वो इस स्कीम में डालते हैं, जैसे कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट स्कीम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ऐसी स्कीम्स को हम ऑप्शनल स्कीम्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज जो है वो कॉलोनियल लेगेसी हैं, और इसको अब्यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इसको बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही यूज़ किया जाना चाहिए। डिटेंशन का सिंपल मतलब तो ये है कि किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी को आप कर्ब कर रहे हो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए प्रोविजंस भी हैं। आर्टिकल 22 में कहा गया है कि अरेस्ट और डिटेंशन जो है वो सर्टेन केसेस में नहीं की जा सकती, लेकिन आर्टिकल 22 जो है क्लॉज 1 ये भी कहता है कि अगर एक पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसके पास लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करने की चॉइस होनी चाहिए। आर्टिकल 22(4) जो है वो ये कह रहा है कि अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहे हो तो आप उसको 3 महीने से ज़्यादा आप उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं रख सकते, अनटिल और अनलेस एक एडवाइजरी बोर्ड जो है वो कहता है कि हाँ ज़रूरत है इसको 3 महीने से ज़्यादा रखने की, या फिर कोई पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ बनाया है कि जिससे 3 महीने से ज़्यादा रखा जा सकता है, और ऐसा ही 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने कहा कि 3 महीने नहीं 2 महीने का मैक्सिमम पीरियड होना चाहिए, लेकिन अभी तक इस प्रोविजन को जो है वो एनफोर्स नहीं किया गया, तो अभी तक 3 महीने का ही पीरियड जो है वो वैलिड होता है। एंट्री 9 ऑफ लिस्ट 1 जो है यूनियन लिस्ट में कहा जाता है कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर कोई लॉ बनाएगी पार्लियामेंट तो उसमें जो है उनके पास पावर्स हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ बनाने की। ऐसे ही कंकरेंट लिस्ट में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को ही जो है
पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये लॉज बनाने की पावर है। तो इंडिया में ऐसे लॉज बनाए भी गए हैं, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950, सेक्शन 151 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। पुलिस ऑफिसर जो है किसी इंडिविजुअल को बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स की भी जो है वो अरेस्ट कर सकते हैं, अगर उनको जो है लग रहा है कि कोई ये पर्सन जो है, ये इंडिविजुअल जो है, ये कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है। ठीक है, तो एक तरह से एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है जब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं। तो अब प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होती है? प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या होता है कि या तो उस पर्सन ने वो ऑफेंस कर दिया है या फिर वो करने ही लगा है, अटेम्प्ट कर दिया है उसने, तब उसमें उसको डिटेन करते हैं, तो उसको हम प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स। एनवायरमेंट और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने रिसेंटली फ्रेमवर्क अनाउंस किया है कि ग्रीन डिपॉजिट्स जो है वो कैसे जो है एक्सेप्ट कर पाएंगी रेगुलेटेड एंटिटीज़। रेगुलेटेड एंटिटीज़ कौन है इस केस में? जैसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये बेसिकली रेगुलेटेड एंटिटीज़ ग्रीन डिपॉजिट्स जो है कस्टमर्स को ऑफर करेंगी, ताकि जो है उसका जो पैसा होगा वो आगे रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, ग्रीन प्रोजेक्ट्स में जो है वो आगे लगाया जा सके। तो ये जो है इसके कुछ जो है की फीचर्स बताए गए हैं कि जब मैच्योरिटी होगी तो इसको रिन्यू भी किया जा सकता है, विड्रॉ भी किया जा सकता है। जो भी ये ग्रीन डिपॉजिट्स हैं, जैसे आप एफडी करते हो ना, फिक्स डिपॉजिट्स, वैसे ही ये ग्रीन डिपॉजिट्स होंगे। आपका पैसा जो है वो रखा जाएगा और उस पैसे का बैंक इस्तेमाल सिर्फ ग्रीन जो है प्रोजेक्ट्स को में ही जो है वो या फिर ग्रीन लोन्स देने के लिए ही इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो इंडियन रुपीज़ में ही ये पैसा जो है वो डिपॉजिट होगा। जो भी फंड्स रेज करेगा ग्रीन डिपॉजिट से, ये जो आपके जो बैंक्स, उसको इंडियन ग्रीन टैक्सोनॉमी में यूज़ किया जाएगा। जैसे कि कौन से प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जा सकता है लोन्स देने के लिए? रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल वाटर एटसेट्रा। लेकिन न्यूक्लियर पावर जनरेशन, डायरेक्ट वेस्ट इंसिनरेशन, लैंडफिल प्रोजेक्ट्स, इन सब में जो है वो ये इस ग्रीन जो है डिपॉजिट्स के फंड्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के भी जो है इसमें प्रोसीजर है कि कैसे पता लगेगा कि जो पैसा ग्रीन डिपॉजिट में डाला गया है वो बैंक उसको सिर्फ ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स को लोन देने के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो ग्रीन डिपॉजिट्स है क्या? एक इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट है जो कि रेगुलेटेड एंटिटीज़ फिक्स पीरियड के लिए जो है वो रिसीव करती हैं, और उसको जो है ग्रीन फाइनेंस के लिए ही जो है सिर्फ एलोकेट आगे किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। एनवायरनमेंट के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 मेंबर डेलीगेशन जो है वो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आया है, और देख रहे हैं कि कैसे जो है वो रिसर्च की जा सकती है राइस कल्टीवेशन की पंजाब में, और उसको हम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में कैसे जो है वो आगे फैला सकते हैं। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। 1960 में इसको फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन ने फिलीपीन गवर्नमेंट के सपोर्ट से इसको बनाया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हेल्थ और वेलफेयर उन लोगों की देखना जो कि राइस बेस्ड एग्री फूड सिस्टम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका हेडक्वार्टर भी फिलीपींस में है। 17 राइस ग्रोइंग कंट्रीज जो कि एशिया और अफ्रीका की हैं, वो इसकी अभी तक इसमें इनके वहाँ पर ऑफिसेज भी सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, बिश्नोई कम्युनिटी सोशल इश्यूज़ के लिए और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग हैं वो खेजड़ी ट्रीज़ को जो है वो काटने के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं राजस्थान में। तो बिश्नोई कम्युनिटी वेस्टर्न थार डेजर्ट और कुछ नॉर्थर्न स्टेट्स की जो है वो एक हिंदू रिलीजियस सेक्ट है। ये जो है लोग गुरु जम्भेश्वर जी के टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। इनकी कम्युनिटी में हार्म ट्रीज़ को और एनिमल्स को हार्म करना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन होता है, और ये उसके लिए जान भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अमृता देवी जी ने ही ऐसा ही 1730 में एक खेजड़ी ट्री को कुछ खेजड़ी ट्रीज़ को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। तो उसी से ही ये कम्युनिटी जो है इंस्पिरेशन लेती है। तो खेजड़ी ट्री क्या है? एक सेक्रेड ट्री है राजस्थान का। इसको जंत और जंती भी कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री है। इसका जो फ्रूट है उसकी लोकल डिश बनती है, सांगरी कहते हैं जिसको। ठीक है, जो इसकी बार्क होती है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, बहुत ही न्यूट्रिटिव वैल्यू है इसकी, और लोकली इसको लोग लूंग भी कहते हैं इसके लीव्स को। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Agnipath scheme. This topic is important for your governance section. So Supreme Court has recently dismissed petitions which have challenged the Delhi High Court judgment and upheld the Agnipath scheme, which is meant for recruitment to the armed forces. So certain petitioners challenged the Delhi High Court judgment which upheld the Agnipath scheme in the apex court, and they were saying that the doctrine of promissory estoppel should apply, and this Agnipath scheme should be
challenged. Okay, so what is this doctrine of promissory estoppel? Basically, it's an equitable doctrine which has been evolved by equity to prevent injustice. So basically, it means that you are preventing a person from going back on a promise. So basically, this is a principle of justice, fair play, and good conscience. And in the Supreme Court of India, in Chhaganlal Keshavlal Mehta versus Patel Narandas Bharibhai case, laid out a checklist where this doctrine can be applied. First of all, the promise must be made in a clear and unambiguous term. The plaintiff who has approached the court should have acted reasonably on that particular promise, and he must have suffered a loss because of the failure of the other party to keep the promise. Okay, generally it is used in contract law cases, but it does not create a contract between the two parties. Remember this important fact. Okay, so what the petitioners are saying, that the government basically recruited them first in the army, then they waited for their joining letters, and later on the government backtracked on their promise and introduced this Agnipath scheme. And they, because they were waiting for this their recruitment letters, they did not join in CRPF or BSF, and government backtracked on their promise. So what did the Supreme Court say? Supreme Court say that this promissory estoppel is subject to overarching public interest, and anyways, even the public employment does not the principle or this doctrine of promissory estoppel does not apply to the case of public employment. Okay, so what is this Agnipath scheme? You know that it is meant for recruitment below the rank of officers. They will be recruited on 4 years contract, and some of these best Agniveers, about 25% of them would go ahead, and they would be retained permanently in the army. So the eligibility is 17.5 years to 21 years, and even the women are allowed to and join the Agniveers, and but there will be no specific reservation for them. So they will go through a training or 6 months, and they will be deployed for 3.5 years late for that. And their starting salary would be 30,000, but by the time they end their service, their 4-year service, the salary would go up to 40,000 per month. 30% of their salary would be set aside in a Seva Nidhi program, and the government will also match that contribution, and it will also accrue interest. So kind of about 11.71 lakh rupees as a lump sum amount will also be given to them, which will be tax free after their 4-year period. They will also get life insurance, and death, in case of death, they will be given their family will be given 1 crore rupees, and only 25% of the batch will be recruited back. But the government has confirmed that it would depend upon the number of requirements. So the next topic is Vande Bharat. This topic is important for your economy section. According to the Union Railway Ministry, a Vande Bharat Express will run between Jammu and Kashmir soon on the Udhampur-Srinagar Baramulla railway line. So Vande Bharat, you know that it's a train 18, and it's an electrical multiple unit low-cost semi-high speed train which has been manufactured by the Integral Coach Factory in Chennai, and it can attain a maximum speed of 180 km per hour, and it has low cost maintenance and operational optimization through which there will be lesser expenses on it. So what is the history of this project in railway project in Jammu and Kashmir? During the princely status of Jammu and Kashmir, the British used to run railway line between Jammu and Sialkot, but after partition Sialkot went to Pakistan. So in 1975 Pathankot Jammu line was inaugurated, and in 1983 Jammu and Udhampur railway line was made. In 1995 Udhampur to Srinagar and then Baramulla railway line was made, and since then it is working fine. But there are certain challenges also. Himalayas are young, they are geologically unstable, they are seismically active zones. There is also heavy snow here. You cannot make normal tunnels here, so you have to make a horseshoe shaped tunnels here using the Himalayan tunneling method. So the trains which will be these Vande Bharat trains which will be running in this line would be powered by diesel locomotives for in the beginning, but of course there is a provision that this route will also be electrified in the future, and these trains would initially run for 100 kilometers per hour for the entire length of this journey.
There are special arrangements for the safety and security of this major bridges and tunnels also, and this will bring development benefits to the people of this region. So currently the travel time between Srinagar and Jammu is about 5 to 6 hours, and it will be cut down to 3 and 3.5 hours, and this will provide a reliable and cost effective all weather alternative to Jammu Srinagar highway also. So hassle-free transport of goods would also be facilitated by this Vande Bharat train. Okay, so the next topic is National Career Service. This topic is important for your economy section. Around 35.7 lakh vacancies have been reported by employers on the National Career Service portal for this year 2022-2023. It is one of the mission mode projects under the umbrella of e-governance plan, which was launched in 2015, and the aim is to bridge the gaps between job seekers and employers. So a host of career related services like dynamic job matching, career counseling, job notifications, vocational guidance, etc. are given through this National Career Service. And who is implementing this? Directorate General of Employment, which comes under the Ministry of Labour and Employment. So the next topic is centrally sponsored scheme. This topic is important for our governance section. So central government has tightened the fund flow rule book for the centrally sponsored schemes even further. And they have said that they will introduce a penal interest clause for the delays in fund transfer by states. So they have said that once the central government transfers fund to the single nodal agency, within 30 days of receiving central funding, the states would have to submit the contribute their funds also. Otherwise, any delay beyond this 30 days would carry a penal interest of 7% per annum, which would be deposited or transferred to the Consolidated Fund of India. So what is a centrally sponsored scheme? These schemes are funded partially by the central government and partially by the state governments. So basically it helps the states to run their plans financially, and the implementation of these centrally sponsored schemes rests entirely with the union territories and the state governments. So there are many types of centrally sponsored schemes, like the flagship schemes, which are called the core of core schemes, Manrega and National Assistance Program. There are certain core schemes also which have a funding pattern of about 60% by center and 40% by the state governments. Of course, there are certain provisions for northeastern states and Jammu Kashmir and special category states where 90-10 is the ratio. So these are the schemes like Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana, etc. And there are certain optional schemes also under which 50-50 contribution is made. And these are the schemes like Border Area Development Program, Shama Prasad Mukherjee Urban Mission. So basically, the state governments propose this scheme and they request the central government to fund some portion of it. Okay, so the next topic is preventive detention law. This topic is important for your governance section. So recently, Supreme Court has said that preventive detention laws in India are a colonial legacy and they have a great potential to be abused. So they must be used only sparingly. So detention basically means to curb the liberty of an individual. Okay, so what are the constitutional provisions regarding preventive detention in India? Article 22 protects against arrest and detention in certain cases. Article 22 clause 1 says that an arrested person must be given the right to consult a legal practitioner. Article 22(4) states certain exceptions in which the person can be detained for a period more than 3 months. So what are these exceptions? And if an advisory board reports that there is sufficient cause for extended detention, also if provisions have been made by a law of parliament for the same, then it also can be extended. 44th Amendment Act tried to reduce this time period from 3 months to 2 months, but of course it has not yet been enforced, so the original period of 3 months stands valid. So the parliament has been empowered to make laws with respect to the defense, foreign affairs or security of India for preventive detention. Similarly, both parliament and state legislatures are empowered under the concurrent list to make such laws in the interest of maintenance of public order. So certain laws have already been made, like the Preventive Detention Act of 1950, section 151 of the CRPC, under which police officer can arrest an individual without orders from a magistrate. So basically these are the precautionary measures based on suspicion. So what is punitive detention then? So basically preventive detention is preventing you to commit a crime, but punitive detention means that you are being detained because you have committed that crime, or you have attempted to make that crime. Okay,
So the next topic is framework for acceptance of green deposits. This topic is important for your environment and economy topics both. So RBI has recently announced the framework for acceptance of green deposits of regulated entities. So these will be like fixed deposits taken from consumers, but banks would only be using that money to give loans for green projects. Okay, so scheduled commercial banks, non-banking financial institutions, they would be offering green deposits to customers, which can be renewed or withdrawn at maturity. They must be only in Indian rupees and denominated in Indian rupees only. So the funds raised from these green deposits must be used for official Indian green taxonomy, and they can be used to give loans for renewable energy projects, energy efficiency, clean transportation, sustainable water and waste management projects. But they cannot be given to nuclear power generation, direct waste incineration, landfill projects, and so on. Okay, they will also be. So how would you identify that a bank has taken this money of green deposits and not given to other companies for loans? So there will be a third party verification and assurance, and external firms would also be employed to assess the impact which has been associated with these funds. So basically, a green deposit is an interest bearing deposit which has been received by regulated entities for a fixed period, and they are earmarked only for green finance. Okay, so the next topic is International Rice Research Institute. Of course, this topic is important for international relations and environment topic both. A two-member delegation from IRRI has recently visited Punjab Agriculture University to deliberate on emerging research areas for rice cultivation in Punjab and how to spread it to the other parts of the world. So IRRI is basically an independent non-for-profit research and educational institute which was founded in 1960 by Ford Foundation and Rockefeller Foundation with support from Philippines government. The aim of this organization is to improve the health and welfare of those people who depend on rice based agri-food systems. Its headquarters is located in Philippines, and it has also offices in 17 rice growing countries of Asia and Africa. So the next topic is Bishnoi community. This topic is again important for your social issues and environment. So people from Bishnoi community are protesting against the widespread felling of khejri trees, and because it is being that the land is being used for solar power plants in Rajasthan. Bishnoi community is basically a Hindu religious sect which is found in Western Thar Desert and some northern states of India. So they trace their origins to teachings of Guru Jambheshwara also, and they strictly forbid the harming of trees and animals. They believe in protecting the environment, and they can die for it also. So they are inspired from Amrita Devi ji, who was killed in 1730 while trying to protect a grove of khejri trees. So what are khejri trees? They are sacred trees in Rajasthan, and they are also called jant and janti. This is a nitrogen fixing tree, and its fruit is used to make a local dish called sangri. Its bark is used for medicinal purpose, and its trees are the leaves of this tree have high nutritive value, and they are locally called loong. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.